इसके बाद कौन आया? इसके बाद रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था जिसने किया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इसने क्या हुआ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से कि इसने देखा कि जब गोल्ड फॉइल पे खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए तो उसमें से ऑलमोस्ट सारे ही अल्फा पार्टिकल्स उसके आर पार निकल गए गोल्ड फॉइल के, बट 1 आउट ऑफ 10⁻⁷ मतलब करोड़ों में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो घूम के वापस आ गया 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से वो डेविएट हुआ। इसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, ये तो तभी हो सकता है अगर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे एक्यूमुलेटेड हो जिसने रिपेल करके इस अल्फा पार्टिकल को वापस फेंक दिया। ठीक है, बाकी अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उसने कहा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, बाकी के वॉल्यूम खाली है जिसके आर पार अपना अल्फा पार्टिकल, बाकी का स्पेस खाली है जिसके आर पार अपना अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ सिंपल सी चीजें आती हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये अपना न्यूक्लियस है, फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड चार्ज, लेट्स से इसका चार्ज है Q2 एंड दिस इज चार्ज Q1 जिसको हमने वेलोसिटी v से ऐसे फेंक दिया। तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा नहीं, क्या होगा? ये इसकी जो वेलोसिटी है ये सीधे इस Q2 की तरफ नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा सा वेलोसिटी की लाइन जो है उस Q2 से ये डिस्टेंस b से पास हो जाती है, या यूं कह सकते हो कि इस वेलोसिटी के पैरेलल लाइन अगर Q2 से बनाऊं तो ये डिस्टेंस b हो जाता है। बात देखिए, b इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो, लेकिन होता क्या है, अगर हम इस चार्ज को ऐसे फेंके तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता क्योंकि Q2 लगातार इसको रिपेल कर रहा है। चार्ज कैसे जाता है? दिस चार्ज गोज अलोंग दिस पाथ। ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी से यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और फाइनल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बीच में ये वाला एक एंगल बन रहा है थीटा। दिस थीटा इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इस b और थीटा के बीच में हमारे पास ये एक रिलेशन है। ठीक है, ये b को हम क्या बोलते हैं? b को हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। जो b है ये है इंपैक्ट पैरामीटर। अगर हम इसमें कुछ चीजें हम जो इजीली यूज कर सकते हैं वो क्या है? देखो भैया, एक और चीज क्या होगी कि अगर ये वैल्यू b है तो ये भी b ही होगा। क्यों होगा ऐसा? इसमें हम यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आप इन दोनों चीजों का यूज करोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन से आपको पता चलेगा, अगर यहाँ वेलोसिटी v है तो यहाँ पे वेलोसिटी v ही रहेगी, और लॉ ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन से पता चलेगा कि अगर दोनों जगह वेलोसिटी v है तो दोनों जगह r परपेंडिकुलर भी सेम रहेगा। ये डिस्टेंस b है तो ये डिस्टेंस भी b ही होगा। ठीक है, b और थीटा के बीच में ये रिलेशन है, आसानी से याद हो जाता है इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। b इज इक्वल टू k q1 q2, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर करते फोर्स आता, वो मत करो, k q1 q2 अपॉन 2k कर दो। ये कैपिटल के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। दिस कैपिटल के इज हाफ m v स्क्वायर, जहां m इसका मास है, इनटू कॉट ऑफ थीटा बाय 2। ये सिंपल सा रिलेशन है b और थीटा के बीच में, इसलिए अगर आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन गलती से आ जाए तो डायरेक्टली उस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है जो इस पार्ट पे बन सकता है। वैसे ये क्वेश्चन मैं यहां कराने की बजाय आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करा सकता था। बात देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ इसका रिजल्ट बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन में ठीक ठाक सी मेहनत हो जाती है, बट ये थीटा निकालने में ठीक ठाक सी मेहनत हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिस पर हमारे रदरफोर्ड ने बोला कि अपना जो एटम है
उसमें सारा का सारा मास एक जगह कंसंट्रेटेड है और उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं। वहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो सन के केस में लग रहा था, सन और सोलर सिस्टम के केस में लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। यहां पर लगाया जा रहा है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिया था, उसने बस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बोल दिया था। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m है, इसको सेंटर से न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। इसी फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसा हमारे किसने कहा? ऐसा कहा हमारे रदरफोर्ड अंकल ने। ठीक है, अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हो गए। क्या? पहला तो ड्रॉबैक है स्टेबिलिटी का, दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। स्टेबिलिटी समझते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जिसमें हमने देखा था कि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिना वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, और दोनों साथ में वेरी करते रहेंगे। अब सोचिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे नहीं है, चार्ज रेस्ट पे नहीं है, चार्ज लगातार मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड और वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्रिएट होंगे। अगर ये दोनों क्रिएट होते हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी, एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट होगी, जो निकल रही है यहाँ से, that will take away some energy from this electron, and this electron will continue to lose energy until it falls into the nucleus, something like this. ठीक है, तो एक तो इसका ड्रॉबैक है स्टेबिलिटी का, दूसरा ड्रॉबैक है लाइन स्पेक्ट्रम का। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हम इनफैक्ट इस चैप्टर में मेनली जब स्टडी करेंगे तो मेनली लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में ही बात करते रह जाएंगे। मेजर पोर्शन जो है इस चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारे सिलेबस में वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में ही है, वो भी खासतौर से सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर गया और हमारा जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया। लाइन स्पेक्ट्रम दूसरा इशू था जो हमारे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। इससे क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या प्रॉब्लम थी ये कि जब हमारे जो हमारा क्या बोलेंगे हाइड्रोजन एटम है, उससे जो निकलने वाली जो एनर्जी थी वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ही हमें मिल रही थी, हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग नहीं मिल रही थी। इसका मतलब कि देयर मस्ट बी सम एनर्जी लेवल्स इनसाइड द एटम। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स थी। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया बोर। बोर आपके रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। उसने बोला कि हाँ, हमारे को जो रदरफोर्ड अंकल ने बताया, रदरफोर्ड सर ने बताया, एकदम सही बताया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अराउंड घूम रहा है, पर आपने सही कहा, जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेबल नहीं है। बट देयर आर सम ऑर्बिट्स जो कि स्टेबल हैं। कब स्टेबल होते हैं? जब एंगुलर मोमेंटम जो है वो nh/2π के बराबर हो जाए तो हमारे ऑर्बिट स्टेबल हो जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? mvr इज इक्वल टू nh/2π। दूसरा उसने बोली देखो यहाँ पर प्लस Ze चार्ज है, यहाँ पर E चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो k Ze² अपॉन r² इज इक्वल टू mv²/r, जहाँ v इसकी वेलोसिटी है। ये भी बोर ने कहा और इन दोनों को सॉल्व करके उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उसने बोला कि ये n हमेशा इंटीजर हो सकता है। इसके बेसिस पे अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड सेवरल ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का घूमना पॉसिबल नहीं है। उन हर एक ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जाएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा। इसी से लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। ये बात बोलकर बोर ने अपना मॉडल पास करा दिया। लेकिन लोगों ने बोला कि यार वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली प्रॉब्लम थी उसका क्या हुआ? तो उसने बोला यार एक काम करो, मान लो। क्या मान लें? बोर्स पोस्टुलेट कि देयर एग्जिस्ट सम एनर्जी लेवल्स जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है। दोज एनर्जी लेवल्स आर गिवन बाय mvr इज इक्वल टू nh/2π।
ठीक है। एट दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी एविडेंट कि क्या हो रहा है ये, बट अगर आप इसी को दूसरे तरीके से देखोगे तो क्या है ये 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच बाय पी। एच बाय पी क्या होता है? लैम्डा होता है। तो 2 पाई आर जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा लगाने पर ये स्टेबल हो जा रहा है, मतलब आपका जो स्टैंडिंग वेव बन जा रही है उस केस में स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, वो अभी भी आपको सिर्फ हल्का आइडिया ही लग रहा है, ये भी आपको अभी हल्का आइडिया ही लग रहा है कि हाँ भैया ये स्टैंडिंग वेव जैसा कुछ सीन बन सकता है, बट वो आगे की बातें हैं, अभी आपको क्लास 12th के लेवल तक ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा जब हो जाता है, या एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई हो जा रहा है, उस केस में हमारा एटम स्टेबल हो जा रहा है। ये बात कह के बोर अंकल भी निकल गए। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। सॉल्व आप लोग कर सकते हो। क्या क्या मिला? ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस वी गॉट, ये कॉपी करना फिर, रेडियस आर इज इक्वल टू दिस, v is given by this formula, u is given by this formula, k is given by this formula and total energy is given by this formula। ठीक है, देखिए जरा इसमें अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो इस n स्क्वायर बाय z को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, है ना। ध्यान दीजिएगा दिस, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, दिस आर वैलिड ओनली फॉर, ये जो भी चीज पढ़ रहे हैं इससे इनफैक्ट इससे पहले से जो पढ़ रहे हैं, दिस आर ऑल वैलिड फॉर ओनली, जो इक्वेशन लिखी थी वो भी दे आर वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। मतलब हाइड्रोजन हो सकता है, H2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, H के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हीलियम प्लस हो सकता है, या फिर लिथियम प्लस प्लस हो सकता है, या फिर बेरिलियम प्लस 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 हो सकता है। इससे आगे तो कहाँ सेल बनाओगे, बट यही एटम्स है जिनके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो रेडियस जो है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर बाय z पाई m स्क्वायर नीचे अलग रह गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय z। देखो ये याद रहे चाहे नहीं रहे, ये याद होना चाहिए। समझ में आई बात? ये याद रहे नहीं रहे, ये याद होना चाहिए। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये भी याद रहे, बट होगा नहीं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो याद बिल्कुल नहीं होंगी। तो अगला देखते हैं वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी को जो हमने सॉल्व किया तो कितना आया? ये आया 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसमें भी ये जो z बाय एन है इसको छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, इंटू z बाय एन। ठीक है, हमने टोटल एनर्जी देखी तो टोटल एनर्जी कितनी आई? अप्रोक्सीमेटली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ पे z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, हमने u कैलकुलेट किया तो u कितना आया? देखिए ये तो तीनों एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ये u और क्या ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कैसे बताता हूँ। u आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पर भी वो फॉर्मूला काम करता है कि काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1 इज टू -2 इज टू -1। हमें सबसे ज़्यादा जरूरत टोटल एनर्जी की पड़ती है, इसलिए टोटल एनर्जी हमने याद कर ली। ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा नेगेटिव होती है, नेगेटिव में डबल होती है। काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही हो सकती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तीनों तो ऑटोमेटिक, ये दोनों तो ऑटोमेटिकली याद हो गया, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। ये फैक्टर्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाए तो और अच्छी बात है। ये तीन फॉर्मूले, दोनों क्यों याद करोगे? बस डबल ही तो करना, देख लो इसको का भी डबल है, 8 की जगह 4 आ रहा है, दैट्स इट। यहाँ पर 8 की जगह 8 ही, बस माइनस हटा दिया है, और कुछ फर्क नहीं है। के और ई में कोई फर्क नहीं, बस माइनस हटा दिया है। यू में क्या किया? 8 की जगह 4 कर दिया तो डबल हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तब भी ठीक है।
ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशंस रिलेटेड टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ही पढ़ रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं पढ़ रहे। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में कुछ सिंपल से डेफिनेशंस हैं, आप लोगों को ज़्यादातर डेफिनेशंस पता है, फटाफट लिखते जाइए। सबसे पहला है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम, है ना, और आयन। लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो भी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आपका एटम या आयन रह सकता है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कितना होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में देखिए, पिछले वाले फॉर्मूले से देखिए, अच्छा पिछले वाला फॉर्मूला क्या, आपको यहाँ पे फॉर्मूले वापस लिख देते हैं ना। आपको पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल नहीं, टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। देखो हाइड्रोजन है तो Z तो 1 हो गया, तो कहानी खत्म हो गई। N को अगर आप बड़ा करोगे तो नेगेटिव में नंबर छोटा हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी नेगेटिव में बढ़ जाएगी, मतलब नेगेटिव में घट जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी ना। न्यूमेरिक वैल्यू कम हो जाएगा लेकिन नेगेटिव में कमेगा, तो इसलिए बेसिकली एनर्जी बढ़ जाएगी। सबसे कम एनर्जी कब होगी? जब n सबसे छोटा हो। n छोटा मिनिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो mvr/NH/2π वाला में n कितना था? मिनिमम 1 था। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी में हाइड्रोजन एटम का कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम आयन क्या हो जाएगा? हीलियम आयन He+ आयन है, क्या हो जाएगा इसमें? Z तो 2 हो गया, n को 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? Z स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं -13.6 को, 27.2 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर लिथियम ++ आयन कैलकुलेट करिए फटाफट। देखते हैं मेरे से पहले कर पाते हो कि नहीं। मैं कर चुका हूं बट मैं आराम से लिख रहा हूं। इतनी देर में भी नहीं कर पाए? क्या करना है? 13.6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। Z स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करके एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 136 में से 13.6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 122.4, है ना। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, स्टेट ऑफ एन एटम और आयन अदर देन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट के अलावा जो भी स्टेट है वो क्या कहलाता है? एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। इन सब जगहों पे हमने क्या डाला था? n = 1, तो ऑल ऑफ दीज आर करस्पॉन्डिंग टू n = 1। जो ग्राउंड स्टेट है इट इज करस्पॉन्डिंग टू n = 1। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक n से आप बता सकते हो एनर्जी का स्टेट, कौन सी स्टेट में हमारा एटम लाई करता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? अगर n = 2 है तो भी एक्साइटेड स्टेट, n = 3 वो भी एक्साइटेड स्टेट है, बट n = 2 को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखिएगा, N2 है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है। यहां पर एग्जाम में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती है लोगों की। कुछ लोगों की सिली मिस्टेक होती है, कुछ लोग बस बोलते हैं अरे यार सिली मिस्टेक हो गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ये। ठीक है, n = 3 अगर हो गया तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट होता है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n = 4 में हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया यहां तक? कॉपी करो फटाफट। इन चीज़ों में एक और ऑप्शन है कि आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए और बाद में कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीख तो रहे नहीं हो लिख कर, लेकिन हाँ आपके नोट्स में होना चाहिए, तो बाद में कॉपी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेशंस और लिखेंगे, अभी खत्म नहीं है, बहुत डेफिनेशंस है। अगला है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n = इंफिनिटी। एक एटम को ग्राउंड स्टेट से n = इंफिनिटी, मतलब एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n = इंफिनिटी ले जाना है। n = इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया? हम उसे एटम से बाहर ले गए।
तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को एटम से सेपरेट कर देते हो तो उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल भाषा में बोल सकते हो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को इन्फिनिटी तक लेके जाने को आयनाइजेशन में जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? देखिए, जब एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन को इन्फिनिटी डालो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? देखो, फाइनल एनर्जी तो जीरो है, माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी थी? माइनस 13.6 ग्राउंड स्टेट में, दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली हीलियम आयन का क्या हो जाएगा? क्योंकि ग्राउंड स्टेट की 54.4 थी इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 54.4 था, इसलिए ये हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन, कितना हो जाएगा? अभी भी कैलकुलेट किया था, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है? पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy of atom। मतलब ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल से आप एक्सेलरेट करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है। ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसकी जगह कुछ नहीं करना है, 13.6 वोल्ट लिखना है। आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर, अगर आप हीलियम प्लस आयन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 54.4 वोल्ट लिखोगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर लिथियम प्लस आयन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 122.4 वोल्ट लिखोगे। ठीक है बेटा, यस स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट, एक्साइटेशन एनर्जी। अगली डेफिनेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर स्टेट, एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाओगे तो क्या बोलते हैं, जो एनर्जी चाहिए होगी उसको कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड तो 1 ही है, बाय एन स्क्वायर मतलब 4, दैट इज इक्वल टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? यहां से यहां लाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर मेरे को सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब पहले मेरे को सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। वो कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा, ये आपका आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, अपन काम करते हैं। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 13.6, इतना ही आएगा ना, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.51, 13.6 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। नहीं आई तो बता दो। आ गई? चल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो नेक्स्ट, एक्साइटेशन पोटेंशियल। Potential through which an electron must be accelerated from rest such that kinetic energy becomes equal to excitation energy of the any state। ठीक है, जैसे एक्साइटेशन, जैसे अपन ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिफाइन किया था वैसे ही एक्साइटेशन पोटेंशियल डिफाइन किया है। कुछ नहीं किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इलेक्ट्रॉन हटा दो, सिर्फ वोल्ट रखोगे तो क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 10.2 वोल्ट हो जाएगा।
सिमिलरली सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 12.09 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, सब कॉपी करना है आप लोगों को, छोड़ना कुछ नहीं है। बस ऐसे अभी करोगे तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, आप भी बोर हो जाओगे। नेक्स्ट डेफिनेशन और लिखेंगे अभी। अगला है बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। क्या होता है ये? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी लेके गए तो आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन एन इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 किसी भी एन से अगर आप इन्फिनिटी तक लेके गए तो क्या हो जाएगा वो? बाइंडिंग एनर्जी या फिर सेपरेशन एनर्जी। क्योंकि हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगा कि उसमें कितनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा, बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? क्यों? क्योंकि एनर्जी कितनी है? -13.6। उसमें कितना दोगे तो जीरो बनेगा। बाहर निकालने का मतलब क्या? एनर्जी को जीरो करना। एनर्जी को इन्फिनिटी तक जाना है ना, तो मतलब क्या करना है? एनर्जी को जीरो करना है। ठीक है, तो एनर्जी को जीरो करने के लिए -13.6 में कितना दोगे तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, +13.6 दोगे। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? n इज इक्वल टू 2 हो गया। n इज इक्वल टू 2 पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, कितनी दोगे तो जीरो बन जाएगा, +3.4। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, एग्जाम्पल है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर हाइपोथेटिकल H लाइक एटम। हाइपोथेटिकल है मतलब आपका Z कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं हीलियम है या ये है, कुछ जरूरी नहीं, Z कुछ भी हो सकता है। तो हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 15 वोल्ट का फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है, हमें थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है। देखो भैया, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 तक जाना, राइट? और थर्ड का मतलब क्या होता है? यहां पर ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एनर्जी बोल रहे हैं ना हम लोग, एनर्जी निकालेंगे पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा, राइट? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? देखो ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, है ना? हाँ या ना? बोलो। वैसे ऊपर उल्टा लिखना चाहिए था, n इज इक्वल टू 1 से ऊपर करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नहीं है। हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया? n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 तक जाना है, ठीक है? एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज अ वेरी गुड लॉजिक बिहाइंड इट। क्या? देखो मैंने उल्टा बना दिया क्योंकि मैंने एनर्जी n इज इक्वल टू 1 का ज्यादा दिखा दिया। आप इसको नेगेटिव एनर्जी की तरह मान के चलो, नीचे एनर्जी बढ़ रही है ऐसा मान लो। तो क्या है कि मतलब प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 तक जाए या फिर n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 4 तक जाए। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में, इट रिमेन्स फॉर नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड में वापस नीचे आ जाएगा। तो उतनी जल्दी एक बार उसको एनर्जी मिली, उतनी जल्दी एक और बार एनर्जी मिलकर एक और बार जंप कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं मिलता है हमें कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 तक जाए। हाँ, 3 से 2 आ सकता है, 2 से 3 जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 में बहुत देर तक रहेगा ही नहीं। ओके, सो थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4, इसलिए हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया। अब देखिए, हमें पता नहीं कि
ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी है, तो हमने बोला n इज इक्वल टू 1 में लेट से ई नॉट है, ठीक है। तो हमें दे रखा है 1 से 2 जाना, मतलब ई नॉट बाय 2 स्क्वायर माइनस ई नॉट बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। दिस इंप्लाइज E naught into minus 3 by 4 is equal to 15. This implies E naught is equal to minus 60 by 3, that is equal to minus 20 volt, minus 20 electron volt. समझ में आई बात? इसमें कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालना है कि E naught by 4 स्क्वायर माइनस ई नॉट बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। सो दैट मीन्स माइनस 20 तो बाहर ले लिया हम लोगों ने, या 20 बाहर ले लो, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर नहीं लिया, माइनस वापस अंदर डाल दिया तो 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर की जगह 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर डाल दिया, इज इक्वल टू कितना आई बताना है। दिस इज इक्वल टू 20 टाइम्स 1 माइनस 1 बाय 16, that is equal to 15 by 16 times 20, that is equal to कितना हो गया 1.25 इंटू 15, तो 18.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें एक्साइटेशन एनर्जी नहीं चाहिए था, एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए था, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 18.75 वोल्ट। समझ में आया बात? हाँ या ना? हाँ सर। कॉपी कर लो फटाक से। पूरा क्वेश्चन क्लियर है ना एकदम? ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, कॉपी हो गया हो तो। देखो अगला है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या है, देखो ये H गैस है, नोट करिएगा, दिस इज नॉट योर H2 गैस बट इट इज H गैस, नोट करना है इस चीज को, ठीक है। हमने इस हाइड्रोजन गैस को हीटिंग कॉइल से गर्म किया, उससे जो एनर्जी मिली उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाएंगे, n इज इक्वल टू 1 से 2 चले जाएंगे, 2 से 3, 1 से 3 भी जा सकते हैं, 1 से 4 भी जा सकते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे। जब वो वहां से वापस नीचे आएंगे तो कुछ एनर्जी वो इमिट करेंगे, उस एनर्जी को हम लोगों ने यहां पर इंसिडेंट करवाया है इस प्रिज्म पे, और जब इससे पास होगी तो ऑब्वियसली डिस्पर्जन होगा, अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग जगह जाके इकट्ठा हो जाएंगी, और हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिला। मतलब हमें कंटिन्यूस नहीं मिला, हमें कुछ यहां पर मिला। ये बेसिकली आपका फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है, दिस इज योर फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है, मतलब जहां पर लाइट जाएगी पहुंचेगी वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा, वहां पे या तो डार्क लाइन या ब्राइट लाइन, जो भी एक पर्टिकुलर कलर की लाइन बन जाएगी, वहां पे अलग से आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर लाकर लाइट हिट करिए। तो फोटो सेंसिटिव स्क्रीन पे जाके जब इसने लाइट ने जब हिट किया तो हमें अलग अलग जगह पे ये लाइंस देखने को मिली। हमें कंटिन्यूसली पूरा हर जगह पे लाइट नहीं मिली, हमें कुछ फिक्स जगहों पे लाइट मिली, इसी को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये हर एक लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इसलिए कई बार लाइन और वेवलेंथ को एक साथ हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, जैसा आप देख रहे हो कुछ यहाँ पे एक हल्का सा ये बना हुआ है बंडल सा, यहाँ एक दूसरा बंडल बना हुआ है, यहाँ एक तीसरा बंडल सा बना हुआ है, राइट। इनको हम लोगों ने कुछ, ये एक तरीके से, ये आपको आगे का आइडिया है इसलिए मैं हल्का नाम यूज कर लेता हूँ। ये आपके लाइमन सीरीज की लाइन्स है, ये बामर सीरीज की लाइन्स है, ये पाशन की लाइन्स है, ठीक है।
इस तरीके से अलग अलग लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। ये बामर हो गया, ये पाशन हो गया। बेसिकली एक सीरीज मिला हमें एक साथ जो आपस में इकट्ठा है। क्यों मिला है इसको समझने के लिए एक बार फिर से हम देखते हैं एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। n इज इक्वल टू 1 पे -13.6 है, n इज इक्वल टू 2 पे -3.2 है, n इज इक्वल टू 3 पे -1.51 है, n इज इक्वल टू 4 पे -0.85 है एंड सो ऑन। देखिए सीढ़ियों का साइज लगातार छोटा होता जा रहा है, हो रहा है छोटा। ये चीज जीवन में भी ट्रू है। जीवन में अगर आप कुछ भी करने जाओगे, पहला स्टेप कि आई वांट टू डू इट एंड से आई हैव टू डू इट, वही स्टेप सबसे मुश्किल होता है। ये स्टेप ले लिया तो आगे का काम आसान हो जाता है। कोई भी काम शुरू करना मुश्किल होता है, एक बार शुरू कर दिया तो काम हो जाता है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी कोलोन में फंसा हुआ है सोच रहा है इसका सफिशिएंट एनर्जी नहीं है क्योंकि सीधे यहां तक चढ़ना है, अगर वो ये चढ़ जाए तो उसके आगे का काम शायद उसके लिए आसान हो, ये वाली बात है। ठीक है, बट ये एनर्जी का गैप जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एनर्जी कोलोन के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी है, ये इतनी एनर्जी, ये माइनस, ये सब नेगेटिव है, जीरो यहाँ कहीं पर है ना, ये सब नेगेटिव है, ध्यान रखना है इस चीज को। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो एटम है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर n इक्वल टू 2 तक चला गया। तो अगर वो n इक्वल टू 2 तक गया है तो 2 से वापस 1 तक आ सकता है, और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको वो एमिट कर सकता है ना। तो हमें इस एनर्जी गैप के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलेगा। हमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर n इज इक्वल टू 1 से 2 जाने के बजाय 1 से डायरेक्टली 3 तक चला गया। अब थोड़ी देर बाद जब 3 पे चला गया तो वापस नीचे तो आई गई, तो हो सकता है 3 से सीधे 1 आ जाए। तो उस केस में हमें ये वाला एनर्जी गैप फिर से मिलेगा। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये लाइंस की नहीं दिख रही हैं? मैंने थोड़ी डार्क बनाई थी बट पता नहीं मेरे स्क्रीन पे तो बहुत हल्का आ रहा है। दिख रहा है आप लोगों को ये लाइंस? हाँ या ना? हाँ सर, हल्का हल्का। ओके, इसके बाद क्या हुआ, ऐसा हो सकता है कि n इज इक्वल टू 3 से 1 आने की जगह n इज इक्वल टू 4 से 1 आ जाए, या 5 से 1 आ जाए, 6 7 8 किसी से 1 आ जाए, है ना? हाँ या ना? n इज इक्वल टू 2 से 1 आया, 3 से 1 आया, हो सकता है 4 से 1 आए, 5 से 1 आए, 6 से 1 आए, 7 से 1 आए, या 8 से 1 आए, राइट? ये सब पॉसिबल है कि नहीं है? सर तो ये जो वेवलेंथ हमें मिलेंगी इसके करस्पॉन्डिंग, काफी अच्छी खासी एनर्जी है इनकी। ऑल दीज wavelengths combinedly are called Lyman series. Lyman series, ठीक है। ऐसा हो सकता था कि जो एटम एक्साइटेड होकर n इज इक्वल टू 3 तक गया है वो 3 से डायरेक्टली 1 आने के बजाय 3 से पहले 2 आए। हाँ, इसका 2 से वापस 1 आ जाएगा, अलग कहानी है, पर 3 से पहले 2 आए, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो 4 पे गया था वो भी डायरेक्टली 1 आने के बजाय पहले 2 पे जाए। हो सकता है 5 वाला भी 2 पे जाए, हो सकता है 6 वाला भी 2 पे जाए, 7 वाला भी 2 पे जाए, और 8 वाला भी 2 पर जाए। ठीक है, ये जो वेवलेंथ्स मिलेंगी, इनका जो कलेक्शन है, दीज आर कॉल्ड बामर सीरीज। सिमिलरली ये n इक्वल 1 के लिए हुआ, n इक्वल 2 के लिए हुआ, सिमिलरली n इक्वल 3 के लिए उसका 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, 8 से 3, 9, 10, 11 सबसे 3 पे आ सकता है। All these wavelengths are make the part of Lyman or Paschen series. Another possibility is same काम 4 के लिए हो, 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, 8 से 4 and so on. All these are bracket series. अगर n इज इक्वल टू 5 तक आ रहे हैं तो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड पी साइलेंट है, फंड सीरीज, और 6 के लिए हो जाएगा तो हमफ्री।
लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट प्रीफंड हमरी, हाँ हो गया। नहीं मैं कुछ तो गड़बड़ किया, कुछ छूट गया क्या मेरे से? यहाँ तक तो सही है। लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, कुछ तो लग रहा है छूटा मुझसे, देखता हूँ भैया। नहीं ठीक है, यही भाई, ये छूटना नहीं चाहिए था मुझसे। मैंने डायग्राम में एक एक्स्ट्रा बना दिया है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट प्रीफंड हमफ्री, ये आपका सीरीजेस का नाम हुआ, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लोग इन वेवलेंथ्स को देखेंगे तो बामर सीरीज इज द सीरीज दैट लाइज इन विजिबल रेंज। All of these are infrared and this is ultraviolet। इसीलिए इनमें सबसे पहले कौन सा ढूंढा गया था? बामर ढूंढा गया था, ठीक है। बामर ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था क्योंकि विजिबल था, आंखों से दिख गया, बाकी आंखों से नहीं दिख रहे थे इसलिए वो ऑब्जर्व बाद में हुए हैं। तो ये आपके सीरीज के नाम है, आपको सीरीज के नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं। अब ये डायग्राम भैया बनाने में तो आपको हाथ से बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। आप अपने रफ डायग्राम ऐसा बना सको फटाफट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। एनर्जी ऑफ फोटोन्स इमिटेड इन डी एक्साइटेशन। तो जब ऐसा हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट तक जा रहे हैं, तो कितनी एनर्जी ये इमिट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, लेट्स से इनिशियल स्टेट is an initial and final state is an final। obviously n initial greater than n final होगा क्योंकि डी एक्साइटेशन हो रहा है। तो u initial is equal to माइनस 13 पॉइंट, u initial बोल रहा हूँ, u थोड़ा नहीं है, e initial है ना, e initial is equal to माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z square by n initial square and E final is equal to minus 13.6 electron volt into z square by n final square। तो एनर्जी इमिटेड कितना होगा? इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो गैप होगा वो इमिट हो गया होगा। सो एनर्जी इमिटेड is equal to E initial minus E final, that is equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा, माइनस को प्लस कर देते हैं तो आपका 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ये आपका एनर्जी एमिट होगा। बेसिकली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर टाइम्स 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। इतनी एनर्जी एमिट होती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होती है? तो फोटोन की तरह, ठीक है। मतलब बेसिकली एक फोटोन निकल जाता है, इतनी एनर्जी निकलेगा, तो ऑब्वियसली उस फोटोन के साथ कुछ वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगा, तो हम उस वेवलेंथ को निकाल लेते हैं। ये ध्यान भी रखना है, सिर्फ हर बार डिराइव नहीं करना है, ध्यान रखना है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन डी एक्साइटेशन क्या होता है ये? देखो भैया, हमारे पास इसका सीधा सा फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू
आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। यहाँ आर क्या है, आर को हम कहते हैं, नाम बताइए तो इसका फटाफट, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये कैसे निकलता है? सीधी सी बात है, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। अच्छा, z स्क्वायर भी रहेगा ना यहाँ पे। दिस इंप्लाइज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच सी कितना होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, z स्क्वायर टाइम्स 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, नैनोमीटर को ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू पावर 9 आएगा, है ना। नैनो को ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू पावर 9 आ जाएगा, तो आपका ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर पहुंच जाएगा। ये आसानी से आप याद रख सकते हो, क्यों? बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 6, 7, 8, 9, 10, है ना। देखो, अब देखो, ध्यान दीजिए, अपने पास ये इक्वेशन बनी, बट अगर आपको लैम्डा निकालना हो तो लैम्डा निकालने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल निकालोगे, है ना। तो आपको इतने गंदे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए बेटर है आप इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1/r ज़्यादा काम आएगा ना। तो बेटर है कि आप 1/r की वैल्यू याद करेंगे। तो 1/r की वैल्यू होती है 91.1 नैनोमीटर, इसको याद करें। ठीक है, याद रहेगा। कॉपी हो गया? ओके, illustration, calculate the wavelength and frequency of h beta line of Balmer series of for hydrogen। अब देखिए जरा, सर सब कुछ समझ में आता है, ये h बीटा का मतलब क्या है? ये पता है आप लोगों को, किसी को h बीटा का मतलब क्या होता है? देखो, क्योंकि हाइड्रोजन में सबसे पहले बामर सीरीज ही खोजा गया था, इसलिए इस तरीके का जो नोमेनक्लेचर है h अल्फा, h बीटा, h गामा, ये सिर्फ बामर सीरीज के लिए काम करता है और किसी के लिए काम नहीं करता। क्या है बामर सीरीज है? मतलब फाइनल डेस्टिनेशन कितनी है, n इज इक्वल टू 2 है, उसके ऊपर n इज इक्वल टू 3 होगा, उसके ऊपर n इज इक्वल टू 4 होगा, उसके ऊपर n इज इक्वल टू 5 होगा, एंड सो ऑन। अगर 3 से 2 आ रहा है तो इसको कहते हैं h अल्फा, 4 से 2 आ रहा है तो इसको कहते हैं h बीटा, 5 से 2 आ रहा है तो इसको कहते हैं h गामा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर, तो 1 ही है, इंटू 1/n2 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, तो 1 बाय बीटा निकालना था तो 4 स्क्वायर। हमें ये वाला वेवलेंथ चाहिए था ना, ये वाला, सॉरी, हमें ये वाला चाहिए था ना, तो 4 से 2 चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, सॉरी 1 बाय लैम्डा था ये, माय बैड, 1 बाय लैम्डा इतना था। दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1/r इंटू, क्योंकि z तो 1 है, इंटू 1/4 माइनस 1/16।
दैट इज इक्वल टू 16 बाय r इंटू 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 16 बाय 3r. नाउ दिस मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू, देखो 1 बाय r कितना होता है 91.1 नैनोमीटर, 91.1 इंटू 16 बाय 3 नैनोमीटर. इसको कैलकुलेट करके आप आसानी से आंसर पहुंच जाओगे. इसको करोगे तो आएगा 30.4 आ जाएगा. 30.4 16 को 480 प्लस 6.4, तो 480 प्लस 6.4 नहीं लिखेंगे, 485.9 नैनोमीटर के आसपास ये आना चाहिए. कैलकुलेशन कर लो. नहीं नहीं आएगा, 0.9 ही आएगा. कैलकुलेशन करके देख लो कैलकुलेटर से कितना आता है. कैलकुलेट करके बताओ सही लिखा है गलत है, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेशन लगा अपने दिमाग में. सर फॉर्मूला में n2 से n1 लिखे थे ना, यहाँ तो सर क्या फॉर्मूला में सर n2 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर लिखे थे ना. देखो यार, बेसिकली आपको छोटे का स्क्वायर माइनस बड़े का स्क्वायर करना होगा ना, क्योंकि नंबर आंसर पॉजिटिव आएगा ना आपका. हाँ बस इतना दिमाग में रखो. मैंने इससे पहले लिखा था 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर, ये लिखा था. तो 4 से 2 जा रहा है तो एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर, इसलिए एन टू एन वन से, इसलिए मैंने फिर एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर लिखा है, इसीलिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो. एन टू फाइनल है, एन वन इनिशियल है. ओके. बट बेटर तरीका क्या होगा कि ऐसा सब्ट्रैक्शन करें जिसमें कि आंसर पॉजिटिव है ना. आगे बढ़े. हाँ सर. How many different wavelengths may be observed in spectrum of hydrogen sample if atoms are excited to states with principal quantum number n. हमने क्या किया, सारे एटम्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n तक एक्साइट कर दिया. ठीक है. अब बताना है कि कितनी वेवलेंथ हमें मिलेंगी. देखिए जरा, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है. इसके आगे यहाँ n है, यहाँ तक हम लोगों ने एक्साइटेड कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन को. तो जब ये डी एक्साइट होगा ये सैंपल, तो कौन कौन सी कितनी डिफरेंट वेवलेंथ ये निकाल सकता है. तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि n से सीधे 1 आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता. ये भी हो सकता है n से ये 2 जाए, n से ये 3 जाए, n से ये 4 जाए. तो यहां पर कितने मिल गए आपको, 1 से लेकर n-1 तक. तो ये हो गया आपको n-1 डिफरेंट वेवलेंथ यहां मिल गए. और क्या हो सकता है, जब ये n से 1 आया, हो सकता है इसमें से कोई ना कोई तो रास्ते में n-1 तक आया होगा, है ना. तभी तो टोटल n-1 लिखा आपने. अब जब ये n-1 तक आ गया है, तो वहां से ये फिर से नीचे की एनर्जी लेवल तक जाएगा. तो n-1 से 1 आया, n-1 से 2 आया, n-1 से 3 आया, n-1 से 4 आया, एंड सो ऑन. तो इसमें कितना मिलेगा, n-2. फिर n-2 से ऐसे ही करके नीचे आएगा, यहाँ मिलेगा n-3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू 1. तो हमें नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n-1. सो दिस इज इक्वल टू n इंटू n-1 बाय 2.
इतने डिफरेंट वेवलेंथ हमें मिल सकते हैं n इंटू एन माइनस वन बाय टू। समझ में आई बात? इसको याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाए nth एक्साइटेड स्टेट, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? n प्लस वन हो जाएगा। उस केस में 1 से लेकर n तक का सम आएगा और वो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाय टू। ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। इसमें अगेन एक और पॉइंट आता है कि अगर सिंगल एटम है तो सिंगल एटम ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि n इज इक्वल टू n से सीधे वन पे भी आ जाए और उसके बाद n माइनस वन से भी n माइनस टू से भी बनाए, n माइनस वन से भी बनाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सिंगल एटम तो अगर वन तक आ गया कहानी खत्म हो गई। तो अगर सिंगल एटम लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन है सिंगल एटम है और एक ही बार काम हुआ है, तो आप उसमें लिखोगे तो मैक्सिमम क्या क्या एमिट कर सकता है? n से n माइनस वन, n माइनस वन से n माइनस टू, n माइनस टू से n माइनस थ्री एंड अप टू वन। तो नंबर ऑफ इमिशंस विल बी n माइनस वन। ओके, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटीज अगर एक सिंगल एटम है तो। बट जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है, वो सिंगल एटम लिख भी देते हैं ना, और अगर मेंशन नहीं करें, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली जोर नहीं डाले उस चीज़ पर, तो दे वांट यू टू कैलकुलेट दिस आंसर ओनली। ओके, आईआईटी में 3-4 साल पहले किया था, हाइड्रोजन एटम लिख दिया और उसके बाद आगे में लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो गया। मतलब कुछ तो था एग्जैक्टली याद नहीं, बट कुछ कंफ्यूजन हो गया, जो एकदम सिंगुलर की तरह बात नहीं की थी उस एटम के बारे में, तो उन्होंने सैंपल मान के n इक्वल n माइनस वन बाय टू यूज़ कर लिया। इनफैक्ट आईआईटी बार बार यही करता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो एटम बोल के भी सैंपल का आंसर देता है। ठीक है, जब तक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा तब तक आप उसे सैंपल ही मानेंगे। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। तो सर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज टेकन टू बी 0। ठीक है, क्या बोला है? हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बताना है फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में। अगर पोटेंशियल एनर्जी पहले ऑर्बिट का 0 लिया गया, ध्यान दीजिए, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी का 0 नहीं लिया गया पोटेंशियल एनर्जी, n इज इक्वल टू 1 का पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया गया। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ता है। ये आपका n इज इक्वल टू 1 है, ये आपका n इज इक्वल टू 2 है। अब मैं यहां बात कर रहा हूं जनरल कन्वेंशन की। यहां हम बात करेंगे एज पर क्वेश्चन। जनरल कन्वेंशन में यहां पर जो टोटल एनर्जी होती है E, दैट इज बेसिकली माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K हमें ये मालूम है जनरल कन्वेंशन में K इज टू U इज टू E इज इक्वल टू 1 इज टू माइनस 2 इज टू माइनस 1। तो E आपका माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसी कन्वेंशन में यहाँ पर क्या हो जाता है, E आपका हो जाता है इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, Z स्क्वायर से डिवाइड n स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ एज पर क्वेश्चन सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ने वो किया है कि इस पोटेंशियल एनर्जी को उसने जीरो मान लिया। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी नहीं। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर है, इसको आपके पोटेंशियल एनर्जी के लेवल से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही रह गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए k इज नॉट इक्वल टू, मतलब k इज टू यू इज नो लॉन्गर 1:-2, अब वो फॉलो नहीं हो रहा है। k इज टू यू इज टू ई 1:-2:-1 किसमें वैलिड है? स्टैंडर्ड कन्वेंशन में वैलिड है, जहां आपने इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना। ठीक है, यहां पे वैलिड नहीं है, तो आप डायरेक्टली k इज टू यूज टू ई आप यूज नहीं कर सकते इसमें। ओके, अब u जीरो है, k 13.6 है, तो आप खुद ही बताइए e कितना हो जाएगा? सर ये तो हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बहुत बढ़िया बात है बेटा। मुझे बताओ यहां से यहां जाने में, कितनी एनर्जी का गैप है? n = 1 से n = 2 के बीच में टोटल एनर्जी का कितना गैप है? 10.2 का है। तो यहाँ अगर 13.6 है तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर एनर्जी कितनी है? इससे 10.2 ज़्यादा है ना, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, तो इसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड करो, कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड करने से ये हो जाएगा 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा इस स्टेज में या इस स्टेज में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कन्वेंशन से काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रह जाएगा। इसलिए आपकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ दो, है ना, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करके कितना आया? सॉरी ई तो, सॉरी गलत बोल गया था, मेरे को यू निकालना था। ई और के पता है तो यू निकालना है ना, मैं उल्टा कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका u कितना हो जाएगा? u हो जाएगा E इज इक्वल टू यू प्लस के है, तो E में से आप k को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 23.8 में से k को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया ये? u इज इक्वल टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? है ना? k प्लस यू इज इक्वल टू ई आएगा, ये हमेशा वैलिड रहेगा। तो क्या बोला है? फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों चीज निकाल ली। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकंड, n = 1 और 2 दोनों हमने निकाल लिया। ठीक है, देखिए अगर आप कुछ भी और तिकड़म लगाने की कोशिश करते, जुगाड़ लगाने की कोशिश करते, इससे कम टाइम नहीं लगता और आंसर भी पक्के से गलत आता। बस संयम से काम करेंगे, हमेशा आंसर सही आएगा। ठीक है। आगे बढ़े। चलो कॉपी करो, सॉरी क्वेश्चन पढ़ो और इसको ट्राई करके मुझे जवाब देने की कोशिश करो।
किसी का आया आंसर? जवाब तो दे दो। मैं कहीं गया नहीं था, यहीं बगल में कुर्सी पे बैठा था। बताओ भाई, जवाब दो। किसी से सॉल्व नहीं हुआ? देखो भैया, लिथियम एटम है, बोला है कि 2 इलेक्ट्रॉन आसपास में घूम रहे हैं। स्फेरिकल, हाँ बोलिए। 30.6, बाप रे बाप, कभी नहीं। मैं तो बिना कैलकुलेशन के ही बता सकता हूँ ये काम। देखो भैया, यहाँ पर +3 चार्ज है और इसके आसपास में 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्लाउड बना दिया, तो इफेक्टिवली कितना चार्ज बचा? यहाँ पे -2 हो गया चार्ज, तो इफेक्टिवली इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? सिर्फ 1 चार्ज है। इसके बाहर n = 2 में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ध्यान देना है कि हमें इसका आयनाइजेशन एनर्जी बताना है। अब आयनाइजेशन एनर्जी में आप अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे? बताइए। बाहर वाला निकालोगे। कहां से निकालोगे? ग्राउंड स्टेट से निकालोगे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक जाना। अब ध्यान दीजिए, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट n = 1 नहीं है, n = 2 है ना? हाँ या ना? बोलो, बोल दो ना। हाँ सर। और एक और चीज सोचिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या नाम, ग्राउंड स्टेट n = 2 है, तो पहली बात होगी। दूसरी बात, इसके अंदर कितना चार्ज है? +1 ही है। मतलब कि ये बेसिकली हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, बट वो n = 1 पे नहीं है, n = 2 पे रखा हुआ है। n = 2 से इन्फिनिटी का एनर्जी निकालना है, जहां z = 1 है। z की इफेक्टिव वैल्यू कितनी है इस इलेक्ट्रॉन के लिए? 1 है। और हमें एनर्जी निकालनी है n = 2 से n = इन्फिनिटी तक। आप आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू, या आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें? सर बाकी 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्शन है उसको इग्नोर करना है। अरे इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन कहाँ है? +3 और -2 करके 1 किया ना। इलेक्ट्रॉन भी तो अंदर स्फीयर बना रहे हैं ना। सर समझे नहीं। एक बात बताओ, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो, जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्या ये K Q1 + Q2/r² होगा कि नहीं होगा? सर अटक गया मेरा हाँ स्क्रीन ही, क्या? मेरा स्क्रीन ही अटक गया। अच्छा, सबका अटका है कि आप ही का अटका है? अरे मेरा ये मेरा तो ठीक है। मेरा वीडियो स्पॉटलाइट नहीं था क्या इस बार? अब ठीक है? नहीं सर, लिख रहा है योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज स्लो। अब ओके है? दिख रहा है अभी कि अभी भी नहीं दिख रहा? मुझे साफ साफ आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर से मान लो Q1 और Q2 चार्ज के, जो कॉमन सेंटर है वहां से r डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे आप? बताइए तो। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा होगा अभी के लिए। 2 कंसेंट्रिक स्फीयर है, अंदर वाले के ऊपर चार्ज है Q1, बाहर वाले के ऊपर चार्ज है Q2। दोनों का जो कॉमन सेंटर है उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर K Q1 + Q2/r²। यही होगा ना? वही काम तो हम क्या रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का मिलाकर है ना, K Q1 Q2/r²। तो मैं बेसिकली इस +3 और -2 को जोड़ सकता हूँ ना, तभी तो Z इफेक्टिव को 1 किया मैंने। हाँ सर ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि दोनों ये -2 और ये +3 दोनों सेंटर पर रखें तो टोटल चार्ज कितना हो गया? वहां पर 1 हो गया। तो 1 चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम का चार्ज हो गया वो, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन हो गया वो। तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? n = 2 से इन्फिनिटी तक की आयनाइजेशन एनर्जी होगी इसमें,
तो उसको आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, हाइड्रोजन एटम मानते हुए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन, न्यूक्लियस के मोशन का इफेक्ट। ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग कैसा देख रहे थे सिस्टम को कि न्यूक्लियस रेस्ट पर है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा न्यूक्लियस का मास कैपिटल एम, इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल एम, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि r रेडियस पर है न्यूक्लियस से, r डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये घूम क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ ये, एक सेकंड बेटा, मेरा कुछ तो गड़बड़ हुआ स्लाइड्स में, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा बता देंगे, कोई खास बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। चलो, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस एटम, हमने क्या माना था कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है, ये उसका रेडियस है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि यही जो फोर्स है, यही फोर्स इसको गोल गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। बट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एफ लगाया है तो इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस पे फोर्स एफ लगाएगा, हाँ या ना? तो ये न्यूक्लियस रेस्ट पे कैसे रह सकता है? न्यूक्लियस रेस्ट पे नहीं रह सकता। क्या होगा, न्यूक्लियस का मास कैपिटल एम मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल एम मानते हैं, होगा ये कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है, अगर इसकी लेंथ में स्मॉल आर मान लूँ, बाद में लिखूंगा स्मॉल आर, तो ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल एम जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कल में घूमेगा और ये कैपिटल एम रेस्ट पर रहेगा, बल्कि क्या होगा, कोई और पॉइंट रेस्ट पर रहेगा। कौन सा पॉइंट? कॉमन सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये रेस्ट पर रहेगा, ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा, और आपका इलेक्ट्रॉन भी इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, और न्यूक्लियस भी इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी कि न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसी पिक्चर। समझ में आई बात, हाँ या ना? हाँ सर। रेस्ट पे क्या है? तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। इनफैक्ट सोलर सिस्टम में भी सन रेस्ट पर नहीं है, सारे के सारे प्लैनेट्स प्लस सन का जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे रहेगा, और उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे प्लैनेट्स एंड सन सब कुछ घूम रहे होंगे। होता क्या है, ये सन बहुत भारी है प्लैनेट्स के मुकाबले, सिमिलरली न्यूक्लियस बहुत भारी है इस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, इसलिए ये जो रेडियस है न्यूक्लियस के घूमने का रेडियस ये बहुत छोटा होगा। तो हमें लगेगा कि हाँ न्यूक्लियस रेस्ट पर, ये बहुत ही छोटा होगा। अब यूँ समझ लीजिए कि ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, न्यूक्लियस को छोड़ो, आपका सिंपल सा जो एक प्रोटॉन है वो आपके इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1700 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है, 1750 गुना हैवी होता है वो। तो जो रेडियस होगा वो 1700 टाइम्स छोटा होगा इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अब उतना 1700 टाइम्स छोटा अगर मैं यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करता, आपको पता भी नहीं चलता कि ये घूम रहा है। तो वही बात हमारे प्रैक्टिकल पिक्चर में भी बनती है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये स्मॉल आर है, ये न्यूक्लियस का रेडियस और ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस, इलेक्ट्रॉन का रेडियस स्मॉल r1 है और न्यूक्लियस का रेडियस स्मॉल r2 है। ठीक है, हम r2 और r1 निकाल सकते हैं इजीली, मैं डायरेक्टली यूज कर ले रहा हूं। कैप r2 इज इक्वल टू m r अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एंड r1 इज इक्वल टू कैपिटल M r अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगर स्मॉल m कैपिटल M से बहुत छोटा है तो आप देख सकते हो r2 निग्लिजिबल हो जाएगा और ये r के बराबर हो जाएगा, है ना? समझ में आई बात? अब जब भी ऐसा दो पार्टिकल सिस्टम
जब भी इस तरीके का दो पार्टिकल सिस्टम म्यूचुअल फोर्स के अंदर मूव करता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए रिलेटिव इज इक्वल टू फोर्स अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास। म्यू कितना है? कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। याद है रिड्यूस्ड मास की? भूल गए? और ये ए रिलेटिव होगा कितना? ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ न्यूक्लियस वेक्टर में, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R2, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस R2, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। ये आपका ए रिलेटिव है। ठीक है, इतना ही नहीं, हमें ये भी मालूम है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम R2 स्क्वायर प्लस स्मॉल एम R1 स्क्वायर। अगर आप कैपिटल एम स्मॉल एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे दैट इज इक्वल टू बेसिकली म्यू R स्क्वायर। ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 11th क्लास में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, रिड्यूस्ड मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। 2 मास सिस्टम के लिए हम लोग ये चीज कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है तो हम देख रहे हैं कि आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन तो सिंपली ओमेगा स्क्वायर आर ही आया, फोर्स अपना वही है के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है म्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि वहाँ पे क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, यहाँ होगा आई ओमेगा इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, क्योंकि अब एंगुलर मोमेंटम एम वी आर नहीं बचा है, आई ओमेगा हो गया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत है इसमें? हम इन इक्वेशंस का यूज करके अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे फाइनल आंसर्स में कुछ थोड़े से वेरिएशंस आते हैं। क्या क्या आते हैं देखिए। पहले हमारे पास क्या था, रेडियस का ये फॉर्मूला था, ठीक है, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला था, और टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहां जहां मास आ रहा है ना, उस मास को म्यू से रिप्लेस कर देना है। If nuclear motion is considered, देखिए यहां पर क्या था, दिस इज इक्वल टू बेसिकली था आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, यही था ना। यहां पे हो जाएगा रेडियस कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रेडियस इज इक्वल टू, बस आपको इस यहां पर m हटाना है और उसकी जगह म्यू लगाना है। कैसे करोगे, इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दो और म्यू से डिवाइड कर दो, दिस इज इक्वल टू m बाय म्यू, ऐसे नहीं करते, नॉर्मली करते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ये तो अपने पास था ही था, इसमें से m को हटाने के लिए m से मल्टीप्लाई कर दो और m की जगह म्यू डालने के लिए म्यू से डिवाइड कर दो, तो इंटू m बाय म्यू। ठीक है, समझ में आई बात। अगर आप एनर्जी के बारे में बात करोगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी में आप लिखोगे एनर्जी E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो था ही था पहले से। अब इसमें भी m को हटाकर उसकी जगह म्यू लगाना है, तो क्या करोगे, इसको m को हटाने के लिए m से डिवाइड करो और म्यू लगाने के लिए म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू म्यू बाय m। ध्यान दीजिए इन दोनों पे, रेडियस बढ़ गया एनर्जी घट गई, होना ही था। अगर रेडियस बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एनर्जी घट जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड घट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, मतलब घटी नहीं है, मैग्नीट्यूड घटा है, नेगेटिव में घटा है, मतलब मैग्नीट्यूड घटा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, एनर्जी इंक्रीज ही हुई है। तो हमने क्या देखा, एनर्जी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, सॉरी एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया और रेडियस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। ठीक है, बाय फैक्टर ऑफ m बाय m। अभी भी ये इन दोनों को निकालने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपका k is to u is to e is equal to
1:2:2:1 वैलिड रहता है इसके बाद भी, इवन आफ्टर कंसिडरिंग न्यूक्लियर मोशन। हम जब सारी कैलकुलेशन करते हैं तो वी फाइनली अराइव एट कि ये सिमिलर तरीके से इनके फॉर्मूलों को भी आप μ/m से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बची बात v की। अब सवाल ये उठता है कि v है क्या। तो सबसे पहले तो v है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, दैट इज इक्वल टू ओमेगा r1 माइनस ओमेगा r2, दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में थी ना, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा r। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? बेसिकली v1 प्लस v2 मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की स्पीड को सीधे ऐड कर दो, वो v के बारे में बात कर रहे हैं। दिस आप देखिए यहां पर कहीं m है ही नहीं, तो दिस रिमेन्स अनइफेक्टेड। न्यूक्लियर मोशन की वजह से न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क किस पे पड़ता है? फर्क पड़ता है काइनेटिक एनर्जी पे। एनर्जी हो जाती है μ/m के फैक्टर से मल्टीप्लाई, और रेडियस समझ लीजिए और दूर दूर हो गए बेसिकली, तो रेडियस बढ़ गया, m/μ से मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स इट। इतनी सी बात है। ओके बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। चलो फिर ये आखिरी क्वेश्चन आज करते हैं, इसके बाद आज की क्लास खत्म कर लेंगे। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इस चैप्टर में करीब 15 स्लाइड्स बाकी हैं और, बट इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज की क्लास खत्म हो जाएगी। पोजिट्रोनियम एटम क्या होता है बेटा? तो कंसिस्ट ऑफ अ पोजिट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। अब पोजिट्रॉन क्या होता है भाई? पोजिट्रॉन का नाम जैसा कि बता रहा है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका मास तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बट चार्ज माइनस ही होने की जगह प्लस ही है। ठीक है, दिस इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? एंटी मास कहते हैं इसको। मास तो सेम है, चार्ज उल्टा है। इसके एक बहुत ही स्पेशल चीज होती है इस एंटी पार्टिकल्स के बीच में, कि अगर मैं कभी एक पॉजिट्रोनियम को और एक इलेक्ट्रॉन को आपस में कांटेक्ट में ला दूं, तो दोनों गायब हो जाएंगे, दोनों एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात? अगर कभी भी एक पॉजिट्रॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को कांटेक्ट में ला दूंगा तो दोनों के दोनों गायब हो जाएंगे, दोनों एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, खत्म। ये यूनिवर्स की सबसे बेसिक रिएक्शन है, जिसका नाम होता है एनाहिलेशन। एनाहिलेशन तो समझ रहे हो, कंप्लीट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। 100% मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, E = mc² के फॉर्मूले से। ठीक है, उस पर आएंगे, वो तो बाद में अपन को पढ़ना है न्यूक्लियस के अंदर, अभी यही करना है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन जो है उसमें मास = me, q = E, यही होता है पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रोनियम में क्या है? बेसिकली एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, एक दूसरे के नहीं, कॉमन सेंटर मास के चक्कर काट रहे हैं। तो यहाँ पे म्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे म्यू हो जाएगा सर क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज इक्वल टू m/2। तो आपकी जो भी एनर्जी थी वो क्या था? -13.6 z²/n² था, इनटू μ/m, दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z²/n²। इतनी एनर्जी हो गई, एनर्जी आधी हो गई। सो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच मीन्स वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेवलेंथ इन हाइड्रोजन एटम। हर एक करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि हर एक करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की एनर्जी हाफ हो जाएगी। हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी आधी हो जाएगी, तो उनका डिफरेंस भी आधा हो जाएगा, तो हर एक करस्पॉन्डिंग
वेवलेंथ की एनर्जी भी आधी हो जाएगी, इसलिए वेवलेंथ डबल हो जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से नहीं समझ। ठीक से नहीं समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ओके, तो अब देखो, आपके हाइड्रोजन में फर्स्ट एनर्जी लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें होगा -13.6/2। ठीक है, मतलब उसमें E0 था, इसमें E0/2 है। सेकेंड एनर्जी लेवल उसमें E1 था, इसमें E1/2 होगा, क्योंकि बाकी Z²/n² तो है ही ना यहाँ पे भी। Z तो 1 है, Z तो 1 है, बट मतलब इंटू 1/n² तो यहाँ पे भी है, जो हाइड्रोजन एटम में था वैसे ही है ना। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे ग्राउंड स्टेट में उसका हाइड्रोजन का E0, इसका E0/2, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे उसका E1, इसका E1/2, तो एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा? वहां पे E1 माइनस E0 था, यहाँ E1/2 माइनस E0/2 हो गया। वहां पे क्या था? E1 माइनस E0 था, यहां पर E1/2 माइनस E0/2 हो गया, दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E0/2 हो गया। तो एनर्जी आधी हुई कि नहीं हुई? एनर्जी का डिफरेंस भैया, हर एक करेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल हाफ हो गया, तो ऑब्वियसली एनर्जी डिफरेंस भी तो हाफ होगा ना। सारे के सारे वेवलेंथ जो पॉजिट्रोनियम एटम से निकलेंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, तो सारे के सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो आधे होंगे, इसलिए उनके बीच में एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस भी आधा होगा, इसलिए जो फोटोन्स एमिट होंगे उसकी एनर्जी आधी होगी, इसलिए उसका वेवलेंथ डबल होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कितनी होती है? hc/λ, लैम्डा इज इक्वल टू hc/e, एनर्जी आधी, वेवलेंथ डबल। ओके, यस सर। तो यहां तक पूरा क्लियर है आप लोगों को हाइड्रोजन एटम? हाँ सर। ओके, तो इसके आगे हमें कुछ कुछ नई चीजें पढ़नी है। ये तो वो चीजें थी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे केमिस्ट्री में 11th क्लास में, आधी कुछ चीजें हो सकता है याद नहीं थी, कुछ चीजें याद